नमस्कार। आज हम भारतीय चिकित्सा के इतिहास में थोड़ा गहराई से उतरेंगे जी। और खास तौर पर एक ऐसे व्यक्ति पर ध्यान देंगे जिन्होंने स्वास्थ्य और बीमारी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, आचार्य चरक। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक टेक्स्ट से है जिसका शीर्षक है आयुर्वेद के जनक चरक और चरक संहिता। तो आज की बातचीत का मकसद ये समझना है कि चरक ने कैसे स्वास्थ्य को लेकर हमारी सोच बदली। सही। और उनकी जो शिक्षाएं हैं, खासकर चरक संहिता में, वो आज भी इतनी जरूरी क्यों हैं? हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। चलिए शुरुआत एक बहुत ही अहम बुनियादी बदलाव से करते हैं। सोचिए, एक जमाना था जब लोग मानते थे कि भाई बीमार पड़ गए मतलब किसी देवता का गुस्सा है या कोई श्राप लग गया। बिल्कुल, वो आम धारणा थी उस समय की। फिर चरक आए और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस सोच को सीधी चुनौती दी। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये उस समय के हिसाब से कितना बड़ा, कितना रैडिकल बदलाव था। हाँ, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ज्यादातर लोग यही मानते थे कि बीमारी मतलब कोई अदृश्य शक्ति, कोई बाहरी ताकत नाराज है। ऐसे में चरक का ये कहना कि नहीं, कारण अलौकिक नहीं है बल्कि हमारे आसपास है, हमारे जीने के ढंग में है, ये वाकई में क्रांतिकारी सोच थी। हाँ, मतलब ये मानना कि हमारी सेहत बस किस्मत या देवताओं के हाथ में नहीं जी, बल्कि हमारे अपने कामों पर, हम क्या खाते पीते हैं, कैसे जीते हैं, इस पर निर्भर करती है। ये तो एक तरह से पूरी जिम्मेदारी व्यक्ति पर आ गई। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि लोगों को एक शक्ति देने जैसा भी लगता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये ऐसा था मानो स्वास्थ्य की बागडोर बाहरी ताकतों से छीनकर इंसान के अपने हाथ में दे दी गई हो। हाँ। स्रोत ये साफ बताता है कि चरक ने बीमारियों के कारणों को दैवीय प्रकोप से हटाकर प्राकृतिक वजहों से जोड़ा। जैसे हमारा भोजन, हमारी रोज की आदतें, यहाँ तक कि हमारी मानसिक स्थिति, हमारे विचार, ये सब। अच्छा। तो चिकित्सा को अंधविश्वास से निकालकर तर्क और जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन या अवलोकन पर आधारित करना, ये बहुत बड़ा कदम था। और इसी सोच पर उनकी वो मशहूर कहावत भी आधारित है जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। यदि भोजन सही है तो औषधि की क्या आवश्यकता, और यदि भोजन सही नहीं है तो औषधि का क्या लाभ। सुनने में कितना सीधा है पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो यह है कि ये छोटा सा वाक्य बचाव मतलब प्रिवेंशन पर कितना जोर देता है। सही। चरक सदियों पहले ये बात कह रहे थे कि अच्छे स्वास्थ्य की नींव, उसकी बुनियाद सही पोषण है। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी बल्कि शरीर को सही चीजें, सही ईंधन देने की बात थी। राइट। उनका तर्क था, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, कि अगर आपकी नींव मतलब आपका आहार ही गड़बड़ है तो आप सिर्फ दवाएं खाकर स्थायी सेहत नहीं पा सकते। ये आज भी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है जो अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं कि भाई बदलाव आपकी प्लेट से शुरू होता है। तो इलाज से बेहतर बचाव, और बचाव का रास्ता हमारे भोजन से जुड़ा है। बिल्कुल। लेकिन चरक सिर्फ ये सिद्धांत देकर ही नहीं रुके, उन्होंने अपने इस सारे ज्ञान को एक व्यवस्थित रूप भी दिया, है ना? हाँ बिल्कुल। उन्होंने अपने गहन अध्ययन, अपने अवलोकन और शायद उस समय के जो दूसरे वैद्य या चिकित्सक थे उनके ज्ञान को भी एक जगह इकट्ठा किया। अच्छा। और इस विशाल ज्ञान को उन्होंने ग्रंथ का रूप दिया जिसे आज हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं। चरक संहिता। जी। और जैसा हमारे स्रोत में बताया गया है, ये सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं है। इसे आज भी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रामाणिक, विश्वसनीय चिकित्सा संहिताओं में गिना जाता है। वाकई? हाँ, इसकी अहमियत समय के साथ कम नहीं हुई है। ये बात ही अपने आप में हैरान करती है कि हजारों साल पहले लिखा गया एक टेक्स्ट वो आज भी मेडिकल जगत में इतना सम्मान पाता है, पढ़ा जाता है। जी हाँ। तो इसमें किस तरह की जानकारी है? स्रोत कुछ खास बातों पर रोशनी डालता है? हाँ, स्रोत के मुताबिक चरक संहिता का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें मुख्य रूप से कई चीजें हैं। जैसे? पहला तो रोगों से बचाव के तरीके, जिसमें सही आहार पर बहुत जोर है। क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, और साथ ही एक अनुशासित जीवन शैली मतलब दिनचर्या, डिसिप्लिन। दूसरा, अलग अलग जड़ी बूटियों, खनिजों और दूसरी प्राकृतिक चीजों से बनने वाली दवाइयों का पूरा विवरण। उनके गुण क्या हैं, उन्हें बनाना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, काफी डिटेल में होगा। जी बहुत। तीसरा, शरीर के अंदर की कार्य प्रणाली की समझ, जैसे पाचन तंत्र कैसे काम करता है, सांस लेने की प्रक्रिया का क्या महत्व है,
खून का दौरा यानी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह। ये उस जमाने के हिसाब से देखें तो शरीर विज्ञान की काफी उन्नत समझ दिखाता है। और स्रोत एक और जरूरी पहलू बताता है, मन और शरीर का कनेक्शन। ये सिर्फ शारीरिक बीमारियों की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो चरक की दृष्टि की खासियत है। हाँ, चरक संहिता सिर्फ हड्डियों और मांस की बात नहीं करती। जैसा स्रोत बताता है, ये मानती है कि हमारा मन और हमारा शरीर ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। अच्छा। मानसिक तनाव है, चिंता है, दुख है, तो उसका असर शरीर पे पड़ता है। हाँ, ये तो होता है। और अगर शरीर में कोई तकलीफ है तो वो मन को प्रभावित करती है। इसलिए सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का निरोग होना नहीं है, बल्कि मन और शरीर के बीच एक तालमेल, एक बैलेंस बनाना है। ये होलिस्टिक हेल्थ का, जिसे समग्र स्वास्थ्य कहते हैं, उसका एक बहुत पुराना और मजबूत उदाहरण है। ये वाकई एक होलिस्टिक अप्रोच है। शारीरिक लक्षणों के साथ साथ मन पर भी ध्यान देना, ये तो आज की मॉडर्न मेडिसिन में भी एक बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो ज्ञान था, ये सिर्फ भारत में ही बंद नहीं रहा। स्रोत कहता है कि इसका असर बहुत दूर दूर तक फैला। हाँ, ये ज्ञान रुका नहीं, ये एक यात्रा पर निकल पड़ा। चरक संहिता में जो सिद्धांत थे, जो इलाज के तरीके थे, वो सिर्फ भारत तक ही नहीं रहे। अच्छा। स्रोत के अनुसार व्यापारी थे, विद्वान थे, भिक्षु थे, यात्री थे। इनके जरिए ये ज्ञान धीरे धीरे पूरब में चीन और तिब्बत तक पहुंचा, और पश्चिम में अरब जगत तक भी। अरे वाह! और वहां की जो स्थानीय चिकित्सा पद्धतियां थीं, उन्होंने इससे कुछ लिया, कुछ दिया। इस तरह से ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। मतलब एक तरह का ग्लोबल एक्सचेंज हुआ। हाँ, कह सकते हैं। इसने न सिर्फ आयुर्वेद को दुनिया में पहचान दिलाई होगी, बल्कि दूसरी चिकित्सा परंपराओं को भी जरूर समृद्ध किया होगा। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि कैसे एक व्यक्ति के विचार और एक किताब में लिखा ज्ञान, वो भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषा की बाधाओं को पार करके दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंच गया। बिल्कुल। और वहाँ की सोच पर असर डाला। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, आज के संदर्भ में, तो चरक का योगदान सिर्फ इतिहास बनकर नहीं रह गया है। आज के समय में जो हम आयुर्वेदिक चिकित्सा देखते हैं, योग के स्वास्थ्य लाभों की बात करते हैं, या कई तरह के जो प्राकृतिक उपचार हैं, हाँ, नेचुरल रेमेडीज, जी, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं चरक के काम और चरक संहिता में ही मिलती हैं। स्रोत इस कनेक्शन को सीधे तौर पर बताता है। अच्छा। इन आधुनिक प्रथाओं की नींव में चरक द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत आज भी मौजूद है। उनका वो कथन भी है जिसका जिक्र स्रोत में है, प्रकृति ही सबसे बड़ी वैद्य है। हाँ, बहुत गहरा वाक्य है ये। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम अक्सर नेचर से, कुदरत से दूर होते जा रहे हैं, ये बात शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी लगती है ना? निश्चित रूप से। चरक का ये जो दर्शन है कि प्रकृति के पास, नेचर के पास खुद को संतुलित रखने की, बीमारियों को ठीक करने की अपार क्षमता है। और अगर हम प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर जिएं, मतलब सही समय पर सोएं, जागें, मौसम के हिसाब से खाएं पिएं, अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं का ध्यान रखें, हाँ, तो हम कई बीमारियों से तो खुद ही बच सकते हैं। ये एक कालातीत ज्ञान है, टाइमलेस विजडम। सही कहा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हजारों साल पहले कही गई ये बातें सिर्फ पुरानी नहीं है, बल्कि आज भी उतनी ही सच्ची और उपयोगी हैं। ये हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य का समाधान हमेशा महंगी दवाइयों या जटिल तकनीकों में ही नहीं होता। सही। बल्कि अक्सर बहुत सरल, संतुलित और प्रकृति के करीब जीवन जीने में छिपा होता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे आचार्य चरक ने बीमारियों को सिर्फ देवताओं का गुस्सा या शाप मानने की सोच को बदला, जी, और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी व्यक्ति की अपने खान पान, उसकी जीवन शैली, यहाँ तक कि उसके विचारों से जोड़ी। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ इलाज पर नहीं, बल्कि बीमारी से बचाव पर, और उसमें भी खासकर सही भोजन के महत्व पर बहुत जोर दिया। हाँ, रोकथाम पर। फिर उन्होंने अपने इस गहरे ज्ञान को चरक संहिता जैसे एक व्यवस्थित, एक व्यापक ग्रंथ में संजोया, जिसमें रोगों से बचाव, जड़ी बूटियों का ज्ञान, शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ, और मन शरीर का संतुलन जैसे कई पहलू शामिल थे। सही। और आखिर में उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसका असर सिर्फ भारत तक नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर की स्वास्थ्य परंपराओं तक फैला और आज भी महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल सही सारांश है। और ये सारी जानकारी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है, हाँ, कि चरक द्वारा दिए गए ये सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, प्रकृति के साथ तालमेल का सिद्धांत, बचाव पर जोर देने का सिद्धांत, जो हजारों साल पहले विकसित हुए थे, वो आज की इस
तेज रफ्तार, टेक्नोलॉजी पर आधारित और अक्सर तनाव से भरी आधुनिक जिंदगी में कितने प्रासंगिक हैं, कितने रेलेवेंट हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या ये मुमकिन है, क्या ये संभव है कि हम इस प्राचीन ज्ञान से प्रेरणा लेकर इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझकर अपनी जिंदगी में उतारने के कुछ प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीके खोज सकें, ताकि हम सिर्फ ज्यादा साल न जिएं, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकें? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा और सोचने की जरूरत है।